अगर आप 2024 की एमएनएस प्लस नीट की तैयारी कर रहे हैं तो बी पर्सोनिफाइड लेकर आया है बी पर्सोनिफाइड इंस्टेंट स्कॉलरशिप टेस्ट। इस टेस्ट के थ्रू आप हमारे 2024 के बैचेस के अंदर अप टू 90% जो स्कॉलरशिप है आप उसका जो फायदा है वहां पर उठा सकते हैं। स्कॉलरशिप टेस्ट के अंदर एनरोल करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए गूगल फॉर्म को आपको फिलअप करना है एंड आपको हमारी तरफ से हमारी कॉल का वेट करना है। सो गुड इवनिंग वन एंड ऑल। अगेन वन शॉट सीरीज का जो हमारा कार्यक्रम चल रहा है उसको हम आगे बढ़ाते हुए आज जो चैप्टर डील करेंगे वो है आपके सामने, दैट इज एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन। देखिएगा ये जो चैप्टर है ना, मैं एक चीज आपको बता दूं कि इस चैप्टर से बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा जाएगा, लेकिन आपको ज्यादा इंफॉर्मेशन याद रखने की यहां पर थोड़ी सी टेंडेंसी रखने पड़ेगी। तो इंफॉर्मेशन ज्यादा याद करनी है, क्वेश्चन आपको बहुत सिंपल मिलेंगे। तो चलिएगा यहां पर हम डील करने वाले हैं जो आपके पास एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है और उनकी एलिमिनेशन किस तरह से होती है। तो देखिएगा सबसे पहले एक्सक्रीशन के बारे में देखिए, एक्सक्रीशन होता क्या है। देखिए एक्सक्रीशन वो चीज है जब आपके पास सेल ने मेटाबॉलिज्म किया और मेटाबॉलिज्म करने के बाद में जो बेसिकली उसके बाई प्रोडक्ट उसने तैयार किए, तो बाई प्रोडक्ट बेसिकली उस सेल की जरूरत नहीं है। जब उस सेल की जरूरत नहीं है तो बेसिकली वो सेल से एलिमिनेट करने की कोशिश करता है और वो आपके पास कहीं ना कहीं जो प्रोडक्ट होगा वो ब्लड के थ्रू ही आपके पास जाएगा आगे की ओर। तो आपके पास क्या ब्लड में वो जो आपके पास प्रोडक्ट होगा क्या वो अच्छा होगा? कभी भी अच्छा नहीं हो सकता है। जब वो अच्छा नहीं है तो बॉडी को उसको क्या करने की कोशिश करनी चाहिए? उसको एलिमिनेट करने की कोशिश करनी चाहिए बॉडी से। तो ध्यान करके चलिएगा एक्सक्रीशन क्या होती है। जो भी मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट आपके पास तैयार होते हैं उनको बॉडी से एक्सक्रीट करने की प्रोसेस को हम बेसिकली एक्सक्रीशन कहते हैं। अब देखिए वेस्ट प्रोडक्ट कौन कौन से नॉर्मली हो सकते हैं। एक आपके पास है अमोनिया, सेकंड आपके पास यूरिया, थर्ड आपके पास यूरिक एसिड। ध्यान करना यही तीन आपके पास जो बेसिक प्रोडक्ट्स हैं या एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट हैं जो ज्यादा हार्मफुल होते हैं और बॉडी को इन्हीं को एलिमिनेट करने के लिए जाना पड़ता है। तो एक अमोनिया, दूसरा यूरिया, तीसरी आपके पास यूरिक एसिड। चलें एक एक कर हम इसके बारे में ध्यान देंगे। चलें तो सबसे पहले आपके पास जो एक्सक्रीट प्रोडक्ट है तो वो है आपके पास, देखिएगा यहां पर लिखा हुआ टाइप ऑफ एक्सक्रीशन के बारे में। एक है आपका अमोनिया एक्सक्रीट करना, दैट इज अमोनोटेलिज्म। सेकंड यूरिया एक्सक्रीट करना, यूरियोटेलिज्म। और थर्ड आपके यूरिक एसिड एलिमिनेट करना, दैट इज यूरिकोटेलिज्म। फिर से सुनिएगा, अमोनिया एक्सक्रीट करने की प्रोसेस का नाम है अमोनोटेलिज्म, यूरिया को एक्सक्रीट करने की प्रोसेस का नाम है यूरियोटेलिज्म और यूरिक एसिड को एक्सक्रीट करने की प्रोसेस का नाम है यूरिकोटेलिज्म। चलिएगा आगे बढ़ने से पहले मैं जरूर आपके साथ एक इंफॉर्मेशन शेयर करूंगा। देखिए अगर आपको वीडियो अच्छे लगते हो तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और आपके पास लाइक बटन जो है हमारे प्रोत्साहन का एक साधन है, तो कहीं ना कहीं आपको वीडियोस को लाइक कर देना चाहिए। मेरा भी प्रोत्साहन अब बढ़ता है और देखिए मैं ये भी आपसे उम्मीद करूंगा कि कहीं ना कहीं आप अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कर दीजिए अगर आपको अच्छा लगता हो। दूसरे का भला करने से खुद का भी भला होता है। फिर से देख लें जी, अमोनिया को एक्सक्रीट करने की प्रोसेस अमोनोटेलिज्म कहलाती है, यूरिया को एक्सक्रीट करने की प्रोसेस यूरियोटेलिज्म कहलाती है और यूरिक एसिड को एलिमिनेट करने की प्रोसेस यूरिकोटेलिज्म कहलाती है। तो एक एक कर हम इनके बारे में अभी देखने की ट्राई करेंगे। चले सबसे पहले आपके पास अमोनोटेलिज्म के बारे में देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इंपॉर्टेंट क्या है जरा यहां पर ध्यान देना। वर्ड है अमोनोटेलिज्म, मीन बाय अमोनिया जो है ऑर्गेनिज्म की बॉडी से एलिमिनेट किया जाएगा। अमोनिया ऑर्गेनिज्म की बॉडी से एलिमिनेट किया जाएगा। इस प्रोसेस को बेसिकली हम अमोनोटेलिज्म कहते हैं। जो ऑर्गेनिज्म एज एन अमोनिया आपके पास एक्सक्रीटरी वेस्ट तैयार करते हैं उनको बेसिकली आपके पास अमोनोटेलिक कहा जाता है। वर्ड क्या यूज करते हैं? दैट इज अमोनोटेलिक ऑर्गेनिज्म। अमोनोटेलिक ऑर्गेनिज्म हुए जो आपके पास अमोनिया एज एन एक्सक्रीटरी वेस्ट तैयार करते हैं। अब वो कौन ऑर्गेनिज्म है जरा ध्यान दीजिएगा। अमोनोटेलिक एनिमल्स हैं, देखिए कौन कौन से। एक आपके पास एक्वेटिक इनवर्टिब्रेट्स, दूसरे आपके पास एक्वेटिक इंसेक्ट, थर्ड बोनी फिशेज। अब बोनी फिशेज को आपको स्टार मार्क कर लेना है, याद करके चलिएगा। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है जो फ्रेश वाटर में रहने वाली फिशेज होती हैं वो बेसिकली क्या एक्सक्रीट करती हैं? तो एक्सक्रीटरी बाई प्रोडक्ट है उनका बेसिकली दैट इज द अमोनिया। क्लियर? इनको ऑस्टियोकथाइस भी कहा जाता है, याद करके चलना। उसके बाद आते हैं आपके पास एक्वेटिक एम्फीबियन। एक्वेटिक एम्फीबियन, अब सुनो एक बात यहां पर ध्यान देना। जब हम अडल्ट के बारे में बात करते हैं ना तो ज्यादातर जो आपके पास बेसिकली एम्फीबियन अडल्ट फॉर्म के होते हैं वो कभी भी आपके पास में अमोनिया एक्सक्रीट नहीं करते हैं। लेकिन उन आपके पास एम्फीबियन के जो लार्वल फॉर्म्स होती हैं, जैसे मान लीजिए फ्रॉग था, तो फ्रॉग की जो लार्वल फॉर्म है दैट इज अ टेडपोल। टेडपोल रहता है फ्रेश वाटर के अंदर और जितने भी फ्रेश वाटर लिविंग आपके पास ऑर्गेनिज्म होते हैं उनका एक्सक्रीटरी वेस्ट होती है अमोनिया। अब ध्यान दीजिएगा
नेचर ने आपके पास फ्रेश वाटर में रहने वाले जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनको क्यों आपके पास अमोनिया को ही एक्सक्रीट करने के लिए विवश किया, उसका एक मेन कारण है। देखिए, मान लीजिए आपके पास कोई टॉक्सिक कंपाउंड हो, टॉक्सिक कंपाउंड की टॉक्सिसिटी को रिड्यूस करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है। मान लीजिए कोई एसिड ही है आपके पास, तो एसिड की टॉक्सिसिटी कैसे कम होगी, या एसिड को आपके पास अगर बेसिक बनाना हो तो आप कैसे बनाएंगे, ज्यादा क्वांटिटी में वाटर ऐड करेंगे, जितना ज्यादा पानी आप बेसिकली एसिड में ऐड करते चलेंगे उतना ज्यादा वो बेसिसिटी की ओर को जाएगा। अब सेम चीज यहां पर भी अप्लाई हो रही है। मान लीजिए जो ऑर्गेनिज्म आपके पास अमोनिया एक्सक्रीट करेंगे, तो अमोनिया एक सबसे ज्यादा टॉक्सिक एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है, तो इस टॉक्सिक एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को एलिमिनेट करने के लिए पानी की क्वांटिटी भी ज्यादा चाहिए होगी, इसलिए नेचर ने उन्हीं ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर अमोनिया की फॉर्मेशन करवाई जो ऑर्गेनिज्म आपके पास एक्चुअली फ्रेश वाटर में रहते हैं। याद करके चलिएगा, फ्रेश वाटर जितने भी आपके पास ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सभी के सभी अमोनिया एज एन एक्सक्रीटरी वेस्ट प्रोडक्ट आपके पास तैयार करते हैं, जबकि अमोनिया आपके पास सबसे ज्यादा टॉक्सिक एक्सक्रीटरी वेस्ट प्रोडक्ट है। याद करके चलिएगा, यहां से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे हैं। अब देखिएगा क्या लिखता है, अमोनिया जो है वो आपके पास सॉल्युबल होती है पानी के अंदर। याद करके चलिएगा, अमोनिया जो है वो मेनली सॉल्युबल होती है पानी के अंदर, इसीलिए पानी के द्वारा ही एलिमिनेट होगी एंड is excreted by diffusion। याद करके चलिएगा, it is basically excreted by a diffusion through the body surface, या आपके पास गिल सरफेसेस जैसे आपके फिशेस में होता है, या आपके पास में एज एन अमोनियम आयन भी आपके पास हो सकती है। याद करके चलिएगा फिर से, अमोनिया जो है वो आपके पास सॉल्युबल है पानी के अंदर, या तो ये बॉडी के सरफेस के थ्रू आपके पास रिमूव हो सकती है, या तो गिल्स के थ्रू आपके पास रिमूव हो सकती है, या तो अमोनियन आयन की फॉर्म में आपके पास कहीं ना कहीं एलिमिनेट हो सकती है। अब देखिएगा, लिखता है कि किडनी का अमोनिया को एक्सक्रीट करने में कोई रोल नहीं होता है। अब क्यों नहीं होता है जरा ध्यान देना। मान लीजिए एज एन ह्यूमन बीइंग मेरी बॉडी के अंदर अमोनिया की फॉर्मेशन होती हो, लेकिन हमारी बॉडी में अमोनिया कभी भी एज एन एक्सक्रीटरी वेस्ट प्रोडक्ट की फॉर्म में बॉडी से एलिमिनेट नहीं होता है। उसका मेन कारण है अमोनिया को नेचर ने हमारी बॉडी के अंदर कन्वर्ट कर दिया इनटू एन यूरिया। कहां पर? लीवर के अंदर। तो लीवर में अमोनिया यूरिया में कन्वर्ट हो जाता है, विच इज एन लेस टॉक्सिक फॉर्म ऑफ अमोनिया, दैट इज यूरिया मीन बाय। ठीक है, तो यूरिया को नेचर एलिमिनेट करने के लिए जाएगी। अब जैसे मान लीजिए हम टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म है, हम धरती पर रहने वाले ऑर्गेनिज्म है, तो क्या हम अमोनिया एक्सक्रीट करेंगे? क्यों नहीं एक्सक्रीट कर पाएंगे? क्योंकि प्लेंटी ऑफ वाटर की रिक्वायरमेंट है अमोनिया को एक्सक्रीट करने, और यूरिया को एक्सक्रीट करने के लिए ज्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती है, थोड़े से पानी में भी आपके पास में यूरिया जो है एक्सक्रीट हो जाता है। इसलिए नेचर ने लेस टॉक्सिक फॉर्म आपके पास में बनाकर दी हमें यूरिया, जो आपके पास अमोनिया से बनती है। याद करके चलिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और यहां से क्वेश्चन आपको पहले भी पूछा जा चुका है। चलेगा, नेक्स्ट आपके पास एक्सक्रीटरी वेस्ट आती है जिसका नाम है यूरिया। यूरिया को बनाने की प्रोसेस का नाम है आपके पास यूरियोटेलिज्म। यूरियोटेलिज्म प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ यूरिया है। अब यूरिया बनता कहां से? अमोनिया से। ये हमें ध्यान कर चले। अब यहां पर हमें और चीज क्या ध्यान देकर चलनी है, उसको जरा ध्यान दीजिएगा। अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने ये चीज कही, जो ऑर्गेनिज्म आपके पास टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में रहते हैं, मीन बाय आपके पास धरती पर रहने में आपके पास सक्षम होते हैं, या दूसरे वो ऑर्गेनिज्म जो आपके पास मरीन वाटर लिविंग है, मीन बाय खारे पानी में रहते हैं, ये सारे के सारे ऑर्गेनिज्म आपके पास एज सच में यूरिया एज एन एक्सक्रीटरी वेस्ट प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं। फिर से सुनिएगा, मरीन वाटर जो आपके पास लिविंग स्पीशीज होती हैं, या किसी हद तक आपके पास टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में रहने वाले जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, ये बेसिकली आपके पास यूरिया एज एन एक्सक्रीटरी वेस्ट प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं। यूरिया जो है वो लेस सॉल्युबल होती है पानी के अंदर, इसलिए पानी में आपके पास घुलेगा नहीं ना ज्यादा, इसलिए पानी की कम क्वांटिटी आपके पास जरूरत है इसको बॉडी से एलिमिनेट करने के लिए। याद करके चलिए, अब आपके एग्जाम्पल को भी देख लेते हैं। तो यूरियोटेलिक जो आपके पास ऑर्गेनिज्म है वो है आपके पास कार्टिलेजिनस फिशेज। फिर से इंपॉर्टेंट है, आपको याद करके चलना है। कार्टिलेजिनस फिशेज को कहा जाता है, ये है मरीन वाटर आपके पास फिशेज जो खारे पानी में रहती हैं। उसके बाद टेरेस्ट्रियल या सेमी एक्वेटिक एम्फीबियन, ये भी आपके पास यूरिया ही एक्सक्रीट करते हैं। जैसे मान लीजिए आपके फ्रॉग हो गए, टॉड्स हो गए, ये आपके पास बेसिकली यूरिया ही एज एन एक्सक्रीटरी वेस्ट प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखकर चलिएगा, मान लीजिए फ्रॉग को
एक ऐसी जगह पर रहना पड़ता है जहां पर बहुत ही ज्यादा क्वांटिटी में पानी अवेलेबल है। तो फ्रॉग उस जगह के ऊपर अमोनिया भी एज एन एक्सक्रीटरी वेस्ट प्रोडक्ट फॉर्म कर सकता है। यूरिया उसका मेन एक्सक्रीटरी वेस्ट प्रोडक्ट है, क्योंकि आपके पास ज्यादातर वो कहां पर रहता है, सेमी एक्वेटिक एनवायरमेंट में या तो टेरेस्ट्रियल एनवायरमेंट। तो वहां तो हम कह सकते हैं कि यूरिया एज एन एक्सक्रीटरी वेस्ट प्रोडक्ट होगा, अदरवाइज नहीं। क्लियर? अब चलिएगा नेक्स्ट पार्ट आपके आते हैं, दैट इज एक्वेटिक एंड सेमी एक्वेटिक जो रेप्टाइल्स होते हैं। फिर से सुनिएगा, एक्वेटिक या सेमी एक्वेटिक जो रेप्टाइल्स होते हैं, जैसे आपके पास एलिगेटर्स या टर्टल्स, ये भी आपके पास यूरिया एज एन एक्सक्रीटरी वेस्ट फॉर्म करते हैं। जबकि नॉर्मली जो आपके पास रेप्टाइल्स धरती के ऊपर रहते हैं, वो आपके पास एज एन एक्सक्रीटरी वेस्ट प्रोडक्ट यूरिक एसिड बनाते हैं। सुनिएगा फिर से मैंने क्या कहा, यहां वर्ड क्या लिखा था, एक्वेटिक एंड सेमी एक्वेटिक जो रेप्टाइल्स होते हैं, मीन बाय थोड़े बहुत पानी या पानी के अंदर रहने वाले जो रेप्टाइल होते हैं, वो आपके पास यूरिया एज एन एक्सक्रीटरी वेस्ट प्रोडक्ट तैयार करते हैं। जबकि धरती के ऊपर रहने वाले जो रेप्टाइल्स होंगे, दे विल फॉर्म यूरिक एसिड एज एन एक्सक्रीटरी वेस्ट प्रोडक्ट। क्लियर? इसके अलावा जो ह्यूमन बींग्स होते हैं, उनका जो आपके पास एक्सक्रीटरी वेस्ट प्रोडक्ट है, वो भी यूरिया ही रहती है। क्लियर हो गया जी? अब देखिए, ह्यूमन की बॉडी के अंदर मैंने पहले ही बोल दिया था कि जो लीवर है आपके पास, वो अमोनिया को कन्वर्ट कर देता है इनटू अ लेस टॉक्सिक फॉर्म, दैट इज अ यूरिया। और यूरिया को आपके पास में मॉडरेट क्वांटिटी ऑफ वाटर की आवश्यकता होती है बॉडी से एक्सक्रीट करने के लिए, ये मैं पहले ही आपको बता चुका हूं। क्लियर हो गया जी? ये चीज हमें ध्यान कर चलनी है, तो ये इंपॉर्टेंट है। आगे की ओर को चलेंगे, चलेगा जी। थर्ड ऑर्गेनिज्म आते हैं, दैट इज द यूरिकोटेलिक ऑर्गेनिज्म, जो आपके पास में यूरिक एसिड बॉडी से एलिमिनेट करते हैं एज एन एक्सक्रीटरी वेस्ट प्रोडक्ट। तो इस प्रोसेस को कहा जाता है यूरिकोटेलिज्म। वर्ड क्या लिखा, यूरिकोटेलिज्म के थ्रू आपके पास यूरिक एसिड की फॉर्मेशन होती है। यह चीज हमें ध्यान होनी चाहिए। जो ऑर्गेनिज्म आपके पास यूरिक एसिड एज एन एक्सक्रीटरी वेस्ट प्रोडक्ट आपके पास रिमूव करते हैं, उनको यूरिकोटेलिक कह दिया जाता है। अब सुनो, इंपॉर्टेंट पार्ट यहां पर क्या है, पहले अमोनिया आया, फिर आपके पास बेसिकली यूरिया आया, लास्ट में हम यूरिक एसिड पढ़ रहे हैं। टॉक्सिसिटी का लेवल देखिएगा जरा, अमोनिया सबसे ज्यादा टॉक्सिक, फिर यूरिया उससे कम टॉक्सिक, और लीस्ट टॉक्सिक है आपके पास यूरिक एसिड। यूरिक एसिड जो है ये एक सॉलिड आपके पास एक्सक्रीटरी वेस्ट प्रोडक्ट है, ये ज्यादातर पानी में घुलता ही नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि यूरिक एसिड को एलिमिनेट करने के लिए पानी की आवश्यकता ज्यादा नहीं होती है। अब दूसरे एंड के ऊपर इसको ऐसे भी समझा जा सकता है, जो ऑर्गेनिज्म ऐसी जगहों पर रहते हैं जहां पर आपके पास पानी पीने के लिए मिलता ही नहीं है या स्कार्सिटी ऑफ वाटर होती है, वो ऑर्गेनिज्म एज सच में यूरिक एसिड एज एन एक्सक्रीटरी वेस्ट प्रोडक्ट ही फॉर्म करते हैं। क्यों? देखिए, पानी पीने को ज्यादा नहीं मिलेगा तो आपके पास बेसिकली यूरिक एसिड घुलेगा ही नहीं। फिर से सुनो मैंने क्या कहा, नॉर्मली तो ये होना चाहिए ना, पानी पीने के लिए मिलना चाहिए। अब ऑर्गेनिज्म रहता ही ऐसे एनवायरमेंट में जहां पानी पीने को नहीं मिल रहा है, तो नेचर ने ऐसे ऑर्गेनिज्म को कंजर्वेशन ऑफ वाटर के लिए यूरिक एसिड को एलिमिनेट करने का एक फॉर्मूला दे रखा है। क्योंकि यूरिक एसिड बेसिकली ज्यादा पानी के थ्रू एलिमिनेट नहीं हो रहा ना, मीन बाय बॉडी के अंदर पानी की ज्यादा आवश्यकता नहीं है, इसीलिए यूरिक एसिड एज एन एक्सक्रीटरी वेस्ट प्रोडक्ट आपके पास ऐसे ऑर्गेनिज्म बनाते हैं जो उस एनवायरमेंट में रहते हैं जहां पर टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, स्कार्सिटी ऑफ वाटर होती है। तो याद करके चलना। अब चलिएगा आपके पास यहां पर एग्जांपल्स के तौर के ऊपर जरा ध्यान दीजिएगा कि यूरिकोटेलिक ऑर्गेनिज्म कौन से हैं। इंसेक्ट भी हो सकते हैं, उसके बाद जो लैंड के ऊपर रहने वाले क्रस्टेशियंस हैं, लैंड स्नेल्स हैं, उसके बाद टेरेस्ट्रियल रेप्टाइल, याद करके चलना, टेरेस्ट्रियल रेप्टाइल, और इंपॉर्टेंटली आपके पास बर्ड्स। तो आपके पास धरती के ऊपर रहने वाले जो रेप्टाइल हो गए, बर्ड्स हो गए, इनका एक्सक्रीटरी वेस्ट प्रोडक्ट आपके पास नेचर ने वैसे ही क्या दे रखा है, यूरिक एसिड। अब सुनिएगा, नेचर ने बर्ड्स को यूरिक एसिड ही एज एन एक्सक्रीटरी वेस्ट प्रोडक्ट क्यों दिया? एक तो चलो मैंने मान लिया कि आपके पास कंजर्वेशन ऑफ वाटर का फंडामेंटल होना चाहिए। दूसरा देखिएगा, हमें नॉर्मली ये मालूम है कि किसी की बॉडी का जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट आपके पास होती है वो पानी होती है। अब सोचो, अगर इन बर्ड की बॉडी के अंदर पानी की क्वांटिटी अगर आपके पास ज्यादा होती और उस पानी को यूटिलाइज करती नेचर आपके पास यूरिक एसिड को एलिमिनेट करने के लिए, तो बर्ड की बॉडी का भार तो ज्यादा हो जाता, और जितना ज्यादा भार इनकी बॉडी का हो जाता, क्या ये आपके पास नॉर्मली फ्लाई कर पाते? नहीं कर पाते। इसीलिए नेचर ने कंजर्वेशन आपके पास में करने के लिए कि पानी की आवश्यकता ना हो बर्ड को, और वो ऐसा एक्सक्रीटरी वेस्ट प्रोडक्ट रिमूव करें जहां पर पानी की आवश्यकता ही नहीं है, इसलिए बर्ड्स को नेचर ने यूरिक एसिड एज एन एक्सक्रीटरी वेस्ट प्रोडक्ट दिया। याद करके चलना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। क्लियर? अब जरा यहां देना, लास्ट लाइन जो यहां पर लिखी गई, क्या लिखा है?
यूरिकोटेलिज्म आर नीडेड फॉर वाटर कंजर्वेशन। अभी थोड़ी देर पहले भी हमने ये चीज पढ़ी थी कि जो अमोनिया होता है वो ज्यादा टॉक्सिक है, उससे कम टॉक्सिक आपके पास यूरिया है और लीस्ट टॉक्सिक आपके पास यूरिक एसिड होती है। तो अमोनिया को एलिमिनेट करने के लिए ज्यादा पानी चाहिए, उससे कम पानी यूरिया के लिए चाहिए और सबसे कम पानी यूरिक एसिड के लिए चाहिए। याद करके चलिएगा, क्लियर। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है। जितने बच्चे देखने आते हैं यहां से आपके पास कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन गैदर कर जाते हैं। चैनल को सब्सक्राइब पक्का करिएगा। बेल आइकॉन का बटन आपके उसी सब्सक्राइब बटन के सामने पड़ा हुआ है, उसको पक्का प्रेस कर दीजिएगा और कहीं ना कहीं वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी करिएगा बच्चों के साथ में जिनको आप जानते हो। चलिएगा जी, तो ये चीज हो गई। चलिएगा नेक्स्ट पार्ट देखेंगे। एक्सक्रीटरी ऑर्गन जो आपके पास एनिमल में होते हैं वो कौन कौन से हैं, यहां से भी क्वेश्चन पहले पूछा गया है। तो देखिएगा सबसे पहले आते हैं प्रोटोनेफ्रीडिया। सबसे पहले कौन से आए, दैट इज दी प्रोटोनेफ्रीडिया। ये है प्रोटोनेफ्रीडिया, इनको फ्लेम सेल भी कहा जाता है। अब नॉर्मली फ्लेम सेल जो है सबसे ज्यादा क्वांटिटी में आपके पास प्लेटीहेल्मिंथा की बॉडी में होते हैं, इनको फ्लैटवर्म्स कहा जाता है। रोटीफर्स में भी आपके फ्लेम सेल नजर आ सकते हैं। जो एनिलीड्स है कुछ, उनके अंदर भी आपके पास होते हैं। इसके अलावा सिफेलोकॉर्डेट में भी आपके पास ये फ्लेम सेल या प्रोटोनेफ्रीडिया देखे जाते हैं। अब सुनिएगा, प्लेटीहेल्मिंथा के अंदर इन पर्टिकुलरली फ्लेम सेल्स के लिए एक नाम और यूज किया जाता है, दैट इज सोलेनोसाइट। सोलेनोसाइट्स याद करके चलिएगा। सोलेनोसाइट आपके पास फ्लेम सेल या प्रोटोनेफ्रीडिया का ही नाम है, लेकिन सिर्फ प्लेटीहेल्मिंथा में यूज किया जाता है। रोटीफर, एनिलिड्स और सिफेलोकॉर्डेट में फ्लेम सेल या प्रोटोनेफ्रीडिया ही वर्ड यूज की जाती है। क्लियर होना चाहिए ये भी चीज। चलेगा, उसके बाद आते हैं जो आपके मेनली एनिलिड्स हैं, उनका जो पर्टिकुलरली एक्सक्रीटरी ऑर्गन है वो है आपके पास नेफ्रीडिया। याद करके चलिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिएगा, उसके बाद है आपके पास इंसेक्ट या आप ये कह लीजिए आर्थ्रोपोडा, दैट इज ज्वाइंट अपेंडिजेस वाले ऑर्गेनिज्म के बारे में बात कर रहे हैं। तो उनकी बॉडी में एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, दैट इज द मालपीजियन ट्यूब्यूल। फिर से इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। चलेगा, लेटेस्ट जो क्वेश्चन पूछा गया है वो यहां से है, जरा ध्यान दीजिए। जो क्रस्टेशियंस होते हैं, क्रस्टेशियन में मेनली आपके पास जो प्रॉन्स होते हैं, इनका जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है उसको कहा जाता है एंटीनल ग्लैंड्स या ग्रीन ग्लैंड। याद कर लेना, यहां से क्वेश्चन पूछा गया है पहले भी। एंटीनल ग्लैंड या ग्रीन ग्लैंड जो होते हैं ये क्रस्टेशियन में मौजूद होते हैं और मेनली आपके पास प्रॉन्स के अंदर अवेलेबल होते हैं। क्लियर हो गया जी। अब लास्ट आते हैं आपके पास, दैट इज दी ह्यूमंस। हायर एनिमल्स के बारे में बात करें तो हायर एनिमल में आपका किडनी जो होती है एक्सक्रीटरी ऑर्गन का रोल प्ले करती है। याद कर लीजिएगा। अब चलिए एक क्वेश्चन मैं आपको और बताता हूं। मोलस्का से भी एक क्वेश्चन आता है। मोलस्का की बॉडी के अंदर भी किडनीज होती, किडनी की तरह बिहेव करने वाला एक ऑर्गन होता है। आप ध्यान कीजिएगा, कभी कभार ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि मोलस्का का एक्सक्रीटरी ऑर्गन कौन सा है, और वहां एक ऑप्शन किडनी भी होती है, तो आपको आंसर किडनी करनी है। याद करके चलना, क्योंकि आपके पास जो पर्टिकुलर ऑर्गन मोलस्का के अंदर मौजूद है सेपरेटली, वो किडनी की तरह ही बिहेव करता है। इसलिए किडनी की डेवलपमेंट माना जाता है कि मोलस्का से ही होना शुरू हो गई थी। क्लियर है जी, ये चीज ध्यान करके चलना। चलेंगे जी। अब आते हैं ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के ऊपर कि ह्यूमन का एक्सक्रीटरी सिस्टम ही हमें डील करना है। तो ह्यूमन के एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या क्या चीजें मौजूद होती हैं, तो चलिएगा, यहां डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है, यहां पर मैंने चीजें लिखी हैं। देखिएगा, ह्यूमन के एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर पहली चीज तो सबसे इंपॉर्टेंट है अ पेयर ऑफ किडनी। दो किडनी है, उसके बाद अ पेयर ऑफ यूरेटर है, उसके बाद यूरिनरी ब्लैडर है और यूरेथ्रा है। क्लियर। अब चलो पहली चीज जरा ध्यान दो, ये रही आपके पास में, दैट इज पर्टिकुलरली किडनी। क्या है जी, ये किडनी है। तो किडनी का नंबर है 2। अब जरा ध्यान देना जरा सा, आपके पास में ये जो राइट वाली किडनी है ये लेफ्ट वाली किडनी के कंपैरिजन में थोड़ी सी नीचे नजर आ रही है। नजर आ रही है, राइट वाली किडनी थोड़ी नीचे है, लेफ्ट वाली थोड़ी ऊपर है। क्यों है, क्योंकि राइट वाली किडनी को हमारे जो सबसे बड़ा विसरल ऑर्गन है ऑन दी राइट साइड, दैट इज अ लीवर, लीवर ने धक्का दे दिया है। तो लीवर के धक्का देने की वजह से आपके पास राइट वाली किडनी जो है वो लोअर पोजीशनड होती है एज कंपैरिजन टू लेफ्ट किडनी, जबकि रैबिट में उल्टा होता है। रैबिट की जो आपके पास लेफ्ट वाली किडनी होती है वो आपके लोअर पोजीशनड होती है एज कंपैरिजन टू अ राइट वाली किडनी, लेकिन हमारी किडनी राइट वाली लोअर पोजीशनड है एज कंपैरिजन टू लेफ्ट किडनी। याद करके चलिए, क्योंकि हमारे राइट साइड की ओर को लीवर सबसे बड़ा विसरल ऑर्गन मौजूद होता है। क्लियर। उसके बाद देखना, अ पेयर ऑफ यूरेटर है। किडनी का मेन रोल क्या होता है, यूरिन की फॉर्मेशन करना, और उसके बाद यूरिन को कैरी फॉरवर्ड आपके पास में इस पर्टिकुलरली
यूरिनरी ब्लैडर तक लाने के लिए आपके पास एक चैनल है, उस चैनल का नाम क्या है, दैट इज अ यूरेटर। तो यूरेटर भी कितना है, एक पेयर। यूरिनरी ब्लैडर कितना है, एक। और आपके पास यूरिनरी ब्लैडर से आपके पास बॉडी से बाहर लाने के लिए नेचर ने एक यूरेथ्रा दे रखी है। तो याद करके चलिएगा, अ पेयर ऑफ किडनी, सेकंड आपके पास अ पेयर ऑफ यूरेटर, उसके बाद आपके यूरिनरी ब्लैडर, एंड लास्ट इज द यूरेथ्रा। ये सारे के सारे आपके पास एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग बनाते हैं। क्लियर हो गया, याद करके चलना, ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है पर आपको पता होना चाहिए क्योंकि इसके इंटरनल से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। चलिएगा, अब देखेंगे आपके पास सबसे इंपॉर्टेंटली, क्योंकि हमने पढ़ा ना कि ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में सबसे पहला पार्ट था दैट इज द पेयर ऑफ किडनी। तो किडनी के बारे में पढ़ने की ट्राई करते हैं। देखिएगा जरा, आपके पास हम डील करेंगे दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ किडनी, आपके पास कैसा नजर आता है। क्लियर है, स्ट्रक्चर ऑफ किडनी के बारे में जरा ध्यान दीजिएगा। देखो नॉर्मली अगर आप यहां पर देखें इस किडनी को, तो आपको किडनी कैसी नजर आ रही है, यह है आपके पास बीन शेप्ड। कैसी है, जरा ध्यान दो, ये देखो कैसी हुई, एक बीन शेप्ड किडनी है। ठीक है, अब बीन शेप्ड किडनी में आप सबसे बाहर देखेंगे तो एक फाइब्रस कैप्सूल लगा है। क्या लगा हुआ है, फाइब्रस कैप्सूल। याद करके चलिएगा, किडनी की आउटर मोस्ट लेयर को फाइब्रस कैप्सूल कहा जाता है। क्लियर हो गया जी। अब चलिए, फाइब्रस कैप्सूल को 3 लेयर में डिवाइड किया है। देखो यहां पर भी मैंने लिखा हुआ है कि आपके पास बेसिकली जो फाइब्रस कैप्सूल है ये 3 लेयर्ड स्ट्रक्चर होती है। कितनी लेयर्ड स्ट्रक्चर है, 3 लेयर। बाहर की ओर को जाएंगे तो सबसे पहले मिलता है रीनल कैप्सूल, अंदर की ओर को जाएंगे तो आपको मिलेगा दैट इज द रीनल फैट, और रीनल फैट के इनसाइड में जाएंगे तो मिलेंगे रीनल आपके पास में दैट इज द फाइब्रस कोटिंग। क्लियर हो गया, फिर से सुनिएगा मैंने क्या कहा, 3 लेयर्ड आपके पास स्ट्रक्चर है दैट इज द फाइब्रस कैप्सूल। क्लियर हो गया जी। तो 3 लेयर कौन सी है, सबसे बाहर मिलता है आपके पास दैट इज द पर्टिकुलर रीनल फाइब्रोसा पर्टिकुलर, सेकंड आपके पास मिलता है उससे इंटरनली दैट इज द फैट लेयर, और सबसे इंटरनली मिलती है रीनल कैप्सूल। रीनल कैप्सूल को नेचर ने 2 भागों में डिवाइड कर दिया, एक को लिख दिया आपके पास दैट इज द रीनल कॉर्टेक्स और दूसरे को लिख दिया रीनल मेडुला। इसको थोड़ी देर में डील करेंगे सेपरेटली। क्लियर, अब देखो क्या लिखता है, लिखता है जो किडनी होती है वो मेनली कहां पर सिचुएटेड है, सिचुएटेड है जो आपके पास लास्ट थोरेसिक वर्टिब्रा होती है और जो थर्ड लंबर वर्टिब्रा है इसके बीच में, लास्ट थोरेसिक वर्टिब्रा और थर्ड लंबर वर्टिब्रे के बीच में आपके पास किडनी मौजूद है, जिसकी लेंथ ऑलमोस्ट 10 to 12 सेंटीमीटर होती है, विड्थ आपके पास 5 to 7 सेंटीमीटर है और थिकनेस आपके पास 2 to 3 सेंटीमीटर रहती है। ऑन एन एवरेज जो इसका वेट है दैट इज 120 to 170 ग्राम। पर सुनिए, वेट वेरी कर सकता है, क्यों वेरी कर सकता है, यह है डिपेंडेंसी की बॉडी मास इंडेक्स कितना है, जितना ज्यादा बॉडी मास इंडेक्स होगा उतना ज्यादा आपके पास किडनी का वेट होता है। तो याद करके चलिएगा, यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्लियर, चलिएगा नेक्स्ट देखेंगे। अब क्या लिखता है यहां पर, जरा ध्यान देना, इस वाले हिस्से को जरा ध्यान दीजिए। आपके पास में यहां पर यह किडनी है, ठीक है। अब किडनी के आपके पास अगर इस स्ट्रक्चर को देखो बीन शेप को, तो यहां पर देखना इस वाले एरिया में, इस वाले एरिया में आपको क्या नजर आ रहा है, एक कैविटी नजर आ रही है। इस कैविटी को बेसिकली क्या कह दिया जाता है, दैट इज अ हाइलम। हाइलम एक ऐसा रीजन है किडनी का जहां से सारी की सारी जो ब्लड वेसल्स हैं, लिम्फेटिक वेसल्स हैं या न्यूरॉन्स होती हैं जो एंट्री भी करती हैं और एग्जिट भी करती हैं। न्यूरॉन की एंट्री, न्यूरॉन का एग्जिट, लिम्फेटिक की एंट्री, लिम्फेटिक का एग्जिट, जो आपके पास आर्टरीज हैं उनकी एंट्री, वेन की एंट्री, उनका एग्जिट, सबका आपके पास एंट्री और एग्जिट पॉइंट जो वो हाइलम होती है। क्लियर, इसके अलावा यूरेटर भी यहीं से एग्जिट करती है, ये चीज ध्यान रखकर चलना। तो ये सारी चीज ही यहां पर हमने लिखी हुई है। क्लियर हो गया, आगे की ओर को चलेंगे। समझ आ रहा है ना, स्पीड स्लो रखी है, ठीक है, ताकि आपको चीज समझ आती रहे, तेज नहीं पढ़ाया है, ठीक है। चलेंगे आगे की ओर को मूव करेंगे। अब चलिएगा जरा, यहां पर मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं किडनी का इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा है। सुन लीजिएगा, किडनी का इंटरनल स्ट्रक्चर मैं डायरेक्टली यहां पर आपको डायग्राम पर बनाने वाला हूं। चलिएगा, तो मान लेते हैं ये आपके पास किडनी है, ठीक है। तो किडनी आपके पास नॉर्मली बीन शेप्ड है, तो मैंने यहां पर अभी एक कॉनकेविटी बना दी है, इसको ओपन ही रखा है, ये हाइलम है, ठीक है। अब देखिए सबसे इंटरनली आपके पास क्या था, दैट इज अ रीनल कैप्सूल। तो मान लेते हैं ये वो रीनल कैप्सूल है, ठीक है, मैं लाइन बना देता हूं, दैट इज अ रीनल कैप्सूल है ये, ठीक है।
अब रीनल कैप्सूल को मैंने कहा था दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है नेचर ने। कितने पार्ट में? दो पार्ट में। तो मान लीजिए एक्सटर्नल वाला पार्ट है, अब मैं तो इसको मैं थोड़ा सा कलर्ड कर देता हूं। मान लीजिए ये हो गया, ठीक है। ये है आउटर वाली लेयर, जिसको हमने कहा था दैट इज अ रीनल कॉर्टेक्स। इसको क्या कह दिया? दैट इज ये हो गई, दैट इज अ रीनल कॉर्टेक्स। अब सुनो, नेक्स्ट आता है आपके पास, दैट इज दी रीनल मेडुला। तो मान लीजिए ये आपके पास रीनल मेडुला है, ये इंटरनली जो डॉटेड लाइन है, ये सारा का सारा हिस्सा जो है ये आपके पास बेसिकली क्या हो गया? दैट इज अ रीनल मेडुला। तो ये हो गई रीनल मेडुला। अब सुनो होता क्या है, आपके पास जो ये बेसिकली जो कॉर्टिकल रीजन है, ये कॉर्टेक्स है, रीनल कॉर्टेक्स, इट विल इन्वेजिनेट। कहां पर जाएगा? आपके पास मेडुला में इन्वेजिनेट होने के लिए अंदर की ओर को धस जाएगा एक तरह से। बहुत सारी जगहों पर ऐसा होने वाला है। तो मान लीजिए ये सारी वो जगहें हैं जहां पर आपके पास ये चीज हो गई। ऐसे मूव कराते चलिएगा। यहां से भी देखिए ये भी चला गया, मान लीजिए इन्वेजिनेशन हो गई। अब जरा ध्यान दीजिएगा, आपको नजर क्या आ रहा है? नजर ये आ रहा है कि मेडुला का रीजन तो आपको यहां पर नजर ही नहीं आ रहा है ऑलमोस्ट। ये मान लेते हैं आपके पास ये मेडुलरी रीजन था, ये सारा का सारा रेड वाला जो है। लेकिन आपको नजर क्या आ रहा है एक्चुअली में? आपको ये नजर आ रहा है कि कॉर्टिकल पार्ट ज्यादा है एज कंपैरिजन टू मेडुला। कॉर्टिकल पार्ट आपके पास ज्यादा है क्योंकि आपके पास जो कॉर्टिकल हिस्सा है वो भी आपके पास मेडुला के अंदर क्या कर गया है? इन्वेजिनेट कर गया है, धस गया है ना जाकर। तो आपके पास नेचर ने रीनल कॉर्टेक्स का जो सरफेस एरिया बनाया है एज कंपैरिजन टू मेडुला वो ज्यादा बनाया है। इसको हम बाद में देखेंगे इसका कारण क्या है। जरा यहां पर ध्यान दीजिएगा। अब बेसिकली आपको ये जो पर्टिकुलरली इन्वेजिनेशन नजर आ रही है ना, इस इन्वेजिनेशन को कहा जाता है डक्ट ऑफ बेलिनी, सॉरी डक्ट ऑफ बर्टिनी। डक्ट ऑफ बेलिनी नहीं, डक्ट ऑफ बर्टिनी। डक्ट ऑफ बर्टिनी, BERTINI, डक्ट ऑफ बर्टिनी। याद करके चलना। अब आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछेंगे, रीनल कॉर्टेक्स जब आपके पास इन्वेजिनेट हो जाती है इनटू एन मेडुला तो उसको क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है डक्ट ऑफ बर्टिनी। अब डक्ट ऑफ बर्टिनी को अगर आप जरा ध्यान से देखेंगे, मान लो इसको मैं सेपरेट कर बनाने की ट्राई करूं, यहां पर बना देते हैं, तो आपको नजर क्या आ रहा है? कुछ इस तरह से एक आपके ब्रॉड सेगमेंट है और एक आपके पास में शॉर्ट सेगमेंट है। ऐसे ही नजर आ रहा है कुछ ट्राइंगुलर फॉर्म में। एक आपके पास जो ये वाला रीजन है ना, यहां पर ये आपको क्या दिखाई पड़ रहा है? ब्रॉडर है। और जैसे जैसे आप यहां की ओर को मूव कर रहे हैं ये आपके पास कैसा हो गया? टेपर ना। तो मैंने भी ऐसे बनाया, ये ब्रॉडर है, ये आपके पास टेपर हो गया। ब्रॉडर वाला हिस्सा कौन सी साइड को है? कॉर्टेक्स की साइड को। और टेपरिंग वाला हिस्सा किस साइड की ओर को है? दैट इज टुवर्ड्स द मेडुला। याद करके चलना। ये हो गया। अब जरा ध्यान दीजिएगा, इतने से स्ट्रक्चर को जो ये ट्राइंगुलर आपको नजर आ रहा है इसको अब टोटल मिलाकर बोल दिया गया दैट इज अ रीनल पिरामिड। रीनल पिरामिड नाम दे दिया जाता है, ठीक है। अब ये रीनल पिरामिड जो होते हैं वो मेडुला में नजर आ रहे हैं। फिर से सुनो, तो ये मेडुलरी स्ट्रक्चर हुए, फिर मेडुला के इनसाइड में अगर नजर आएंगे तो मेडुलरी स्ट्रक्चर हुए। मेडुलरी स्ट्रक्चर का नाम क्या लिख दिया? रीनल पिरामिड। अब सुनो क्या होता है, ये कॉर्टेक्स है, ये मेडुला है। कॉर्टेक्स के अंदर आपके पास में किडनी की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनियन मौजूद होती है, जिसको क्या जाता है कहा जाता है दैट इज अ नेफ्रॉन। क्या बोलते हैं? नेफ्रॉन है। तो नेफ्रॉन इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी दैट विल हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ द पर्टिकुलरली द एक्सक्रीटरी वेस्ट प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन। फिर से सुन लो, एक्सक्रीटरी वेस्ट प्रोडक्ट की एलिमिनेशन करवाने के लिए नेचर ने नेफ्रॉन को किडनी के इनसाइड दिया। कहां पर दिया? कॉर्टेक्स में और मेडुला में। मेनली आपके पास कहां पर है? कॉर्टिकल रीजन में, क्योंकि मैंने अभी कहा था कि कॉर्टेक्स का मेन पोर्शन है, मेडुला कम रहती है। तो आपके पास कॉर्टेक्स की ओर को रीनल पिरामिड का आपको क्या नजर आ रहा है? दैट इज द बेस। और टेपरिंग साइड आपके पास कौन सी साइड को है? मेडुला की ओर को। तो मान लेते हैं ये ऐसे है। तो यहां पर देखिएगा, यहां पर नेचर ने बहुत छोटी छोटी सी आपके पास स्ट्रक्चर दे रखी हैं जो आपके पास इंटरकनेक्ट हो रही हैं। ये मान लो
आपके, तो नेचर में आपके पास ये जो रीनल पिरामिड है, रीनल पिरामिड आपके पास हेल्प कर रहे हैं, जितना भी ब्लड आएगा ना आपके पास किडनी के अंदर उसको फिल्टर करने में। अब आप बोलेंगे जी ब्लड कहां से आया, अब जरा ध्यान दो ब्लड कहां से आया। थोड़ी देर पहले मैंने आपको कहा था कि ये जो आपके पास रीनल हाइलम है, ये हाइलम था कैविटी वाला, यहां से आपके पास क्या चीज एंटर कर रही थी, आपके पास ब्लड वेसल एंटर, तो मान लेते हैं ये रीनल आर्टरी है। क्या है जी, ये रीनल आर्टरी है, इसके थ्रू आपका ब्लड आएगा ना इस पर्टिकुलर किडनी में फिल्टर होने के लिए। किडनी में जब फिल्टर होगा तो फिल्टर होने के लिए उसको किसकी आवश्यकता पड़ेगी, वो है नेफ्रॉन की, क्योंकि नेफ्रॉन ही स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट होती है। जैसे ही वो पर्टिकुलरली इस नेफ्रॉन के अंदर जाएगा तो सबसे पहले कौन सी नेफ्रॉन में जाएगा, जो कॉर्टेक्स में मेनली प्रेजेंट है। कॉर्टेक्स में प्रेजेंट होने वाली नेफ्रॉन में आपके पास में जब फिल्ट्रेशन होगी तो फिल्ट्रेशन होने के लिए सबसे पहले कॉर्टिकल रीजन यूज होगा, किसका, रीनल पिरामिड का। तो यहां मान लेते हैं कि आपके पास नेफ्रॉन है, यहां मान लीजिए कि वो नेफ्रॉन पड़ी हुई है, तो नेफ्रॉन में फिल्ट्रेशन हुई, नेफ्रॉन में फिल्ट्रेशन होने के बाद जो भी आपके पास में एक्सक्रीटरी वेस्ट प्रोडक्ट बनेगा वो कुछ साइड की ओर को जाएगा, वो जाएगा ना मेडुलरी पार्ट ऑफ अ रीनल पिरामिड की ओर को। तो रीनल पिरामिड से आपके पास एग्जिट होगा, तो एग्जिट हुआ, ये देखिए एग्जिट हुआ, किसमें हुआ, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में। इस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को क्या बोला जाता है, माइनर कैलिसिस। वर्ड क्या यूज करते हैं, माइनर कैलिसिस। बहुत सारे माइनर कैलिसिस इकट्ठे हो जाएंगे, जैसे मान लीजिए 1 है, ये 2 हो गया, ये 3, ये सारे इकट्ठे हो गए और एक आपके पास बड़ा पाइप लाइक स्ट्रक्चर यहां पर बना है। ठीक है जी, इसको क्या बोल देंगे, दैट इज अ मेजर कैलिसिस। इसको क्या बोल दिया, दैट इज अ मेजर कैलिसिस हो गया। अब मेजर कैलिसिस बहुत सारे होंगे, ये तो मैंने एक बनाया है ना, ऐसे आपके पास और भी हो सकते हैं। मान लीजिए ये आपके पास मेजर कैलिक्स नंबर 2 आ गया, ये आपके पास मेजर कैलिक्स आपके पास तीसरा आ गया, तो ये आपके पास फिर से एक स्ट्रक्चर बनाएंगे ना। तो यहां से मैं इसको मिटा देता हूं थोड़ा, ताकि आपको समझ आ जाए। अब इतनी तो क्लैरिटी हो गई ना। चलो अब जरा ध्यान देना, मान लेते ये रहा, मान लेते ये एक मेजर कैलिक्स है, ठीक है, ये आया, ये दूसरा मेजर कैलिक्स आ गया, ये तीसरा मेजर कैलिक्स आ गया। ठीक है, अब ये मेजर कैलिक्स जो है यहां पर आकर सारे के सारे इकट्ठे हो गए। इस पोर्शन को क्या कह दिया गया, दैट इज अ रीनल पेल्विस। इसको क्या बोलते हैं, रीनल पेल्विस। और रीनल पेल्विस जो है वो आपके पास एग्जिट करती हुई आपको नजर आ रही है थ्रू दी हाइलम। अब रीनल पेल्विस जब एग्जिट करती है तो ये एग्जिट करती है आपके पास इन दी फॉर्म ऑफ अ यूरेटर। यूरेटर याद करना फिर से। अब सुनो क्या हुआ, फिर से सुन लीजिएगा। रीनल आर्टरी से ब्लड आया, ब्लड कहां आया, किडनी में। आर्टरी कहां से एंटर की, वो तो एंटर की आपके पास बेसिकली हाइलम के थ्रू। किडनी में ब्लड गया, किडनी के अंदर नेफ्रॉन पड़ी है, नेफ्रॉन मेनली कहां पड़ी है, कॉर्टेक्स में पड़ी है। कॉर्टेक्स में पाए जाने वाले नेफ्रॉन का आपके पास पार्ट है, उसने फिल्ट्रेशन का काम कर दिया, तो जो आपके पास एक्सक्रीटरी वेस्ट पड़ा वो ड्रेन हो गया इनटू अ रीनल पिरामिड। किसमें ड्रेन हुआ, इनटू अ रीनल पिरामिड। रीनल पिरामिड से गया माइनर कैलिसिस में, माइनर से गया मेजर कैलिसिस में, मेजर कैलिसिस से बन गए आपके पास रीनल पेल्विस, और रीनल पेल्विस से आपके पास यूरेटर जो है वो किडनी से बाहर आती हुई आपको नजर आ रही है, और उसी यूरेटर के थ्रू सारा एक्सक्रीटरी वेस्ट बॉडी से बाहर फेंक दिया जाएगा। तो इस तरह से कुछ आपके पास किडनी काम करती हुई आपको नजर आती है। क्लियर हो गया, याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए मैंने आपको डायग्रामेटिक स्ट्रक्चर नहीं दिखाया, क्योंकि आपको यहां से ध्यान से याद हो जाएगा। फिर से सुन लें, अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब पक्का कर लीजिए, क्योंकि आपका भला होने वाला है। मैं पूरा एफर्ट लगा रहा हूं कि वन शॉट में सारी चीज खत्म कर देनी है। दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि देखिए अगर आप शेयर करेंगे तो प्रोत्साहन भी मिलेगा हमें। दूसरा लाइक कर दीजिएगा, उससे मोटिवेशन मिलती है काम करने की। देखिए पानी साथ में रखा है, गला बिल्कुल सूख जाता है। ठीक है, और कमेंट्स में पक्का कुछ बता दिया कीजिए, गलत पढ़ा रहे हैं, सही पढ़ा रहे हैं, नहीं पढ़ा रहे, उसी हिसाब से। क्लियर, चलेगा। नेक्स्ट और की चलते हैं। अब है आपके पास जो आपके स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट थी किडनी की, जिसको हमने नेफ्रॉन कहा। अब सुनो, ये जो नेफ्रॉन है ये 2 तरह की होती है। कितनी तरह की है, 2 तरह की। एक जो कॉर्टेक्स में मिलती है उसको बोलते हैं कॉर्टिकल, और जो आपके पास मेडुला में मिलती है, या मीन बाय मेडुला और कॉर्टेक्स के जंक्शन पर मिलती है, उसको बोलते हैं जक्स्टा मेडुलरी। जक्स्टा मेडुलरी
नेफ्रॉन। अब सुनो, थोड़ी देर पहले मैंने क्या चीज कही थी, किडनी में कौन सी लेयर ज्यादा है, वो है कॉर्टेक्स, मेडुला कम होता है, इसका मतलब कॉर्टिकल नेफ्रॉन की क्वांटिटी ज्यादा होती है। तो कॉर्टिकल नेफ्रॉन की कंट्रीब्यूशन मिलती है आपके पास 80 to 85%, जो आपके पास एक्सक्रीटरी वेस्ट प्रोडक्ट आपके पास एलिमिनेट करने के लिए जाएंगी। जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन जो आपके पास में मेडुला और कॉर्टेक्स के जंक्शन पर मिलती है, इसकी परसेंटेज रहती है 15 to 20% ही। अब सुनो, है तो दोनों ही नेफ्रॉन है, दोनों काम भी सेम ही करती होंगी, लेकिन दोनों के काम करने का तरीका थोड़ा सा अलग है। मेन कंट्रीब्यूशन जो आपके पास यूरिन को बनाने का है वो आपके पास कॉर्टिकल नेफ्रॉन का है, लेकिन कब, उसको जरा ध्यान दीजिएगा। वर्ड लिखा है ना कॉर्टिकल नेफ्रॉन, तो चलो मैं डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन से कॉर्टिकल नेफ्रॉन बना देता हूं। मान लीजिए ये आपके पास में ये कॉर्टेक्स है ऊपर और ये नीचे आपके पास मेडुला है, ठीक है, और ये जंक्शन है कॉर्टेक्स और मेडुला का, ये जो मैंने आपको दिखाया ये आपके पास जंक्शन हो गया, ठीक है। अब सुनो, अगर हम कॉर्टिकल और जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन को पहचानने के लिए जाएंगे तो आपको पहचानना क्या है, पहचानना है आपके पास नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर्स कौन से हुए, ठीक है। तो जरा ध्यान दीजिएगा, एक पहले स्ट्रक्चर का नाम लिखा जाता है दैट इज द बोमेन कैप्सूल। ये मान लीजिए मैंने बोमेन कैप्सूल बना दिया। इस बोमेन कैप्सूल में आपके पास एक कॉन्केविटी है, इस कॉन्केविटी में आपके पास एक कैपिलरी की गुच्छे नजर आते हैं, इसको बेसिकली ग्लोमेरुलस कह दिया जाता है। इस ग्लोमेरुलस में आपके पास ब्लड लाने वाली एक वेसल होती है, इसको अफरेंट आर्टियोल कहते हैं, और एक आपके पास यहां से ब्लड ले जाने वाली है, इसको इफरेंट आर्टियोल कहती है। अभी थोड़ी देर बाद एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद आपके पास ये जो वुमेन कैप्सूल है, यहां से आपके पास प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल आपके पास तैयार हुई। फिर आया आपके पास लूप ऑफ हेनले। क्या आया जी? लूप ऑफ हेनले। तो ये बन गया जी लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले से आपके पास में तैयार होगी दैट इज अ डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, और डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल आपके पास एग्जिट करेगी इनटू अ कलेक्टिंग ट्यूब्यूल। तो मान लीजिए ये आपके पास आ गई कलेक्टिंग ट्यूब्यूल। अब जरा यहां पर ध्यान देने वाली बात क्या है, सिर्फ एक लूप ऑफ हेनले का जो रीजन है और आपके पास कलेक्टिंग ट्यूब्यूल का जो रीजन है, यही आपको किसमें नजर आ रहा है? मेडुला में। किसमें नजर आ रहा है? मेडुला में। लेकिन नेफ्रॉन कौन सी बनाई है? कॉर्टिकल नेफ्रॉन है। मीन बाय ज्यादातर जो आपके पास में नेफ्रॉन का हिस्सा है वो कॉर्टेक्स में है बजाय कि मेडुला में। अब अगर मुझे यह बताना हो कि मेडुलरी आपके पास या जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन कैसी होती है, तो आपके पास वुमेन कैप्सूल, अब देखिए आपका कहां पहुंच गया, यहां है, ये आपके पास प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल आई, और आपके लूप ऑफ हेनले आपके पास लंबाई में ज्यादा नजर आ रहा है, नजर आ रहा है। फिर आपके पास ये आ गया दैट इज अ डीसीटी, फिर आ गई आपके कलेक्टिंग ट्यूब्यूल, ऐसे हो गया। अब ध्यान दो क्या हुआ, लूप ऑफ हेनले की जो लेंथ है, यहां देखो, लूप ऑफ हेनले की जो लेंथ है वो जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन में आपको ज्यादा नजर आ रही है, जबकि कंपैरिजन करेंगे कॉर्टिकल नेफ्रॉन से तो लूप ऑफ हेनले की लेंथ आपको कम नजर आ रही है। अब इससे फायदा क्या होता है, सुनिए। नॉर्मली एवरी पर्सन को पानी पीने के लिए ऑलमोस्ट मिल जाता है, और पानी की स्कार्सिटी होती नहीं है। पानी की स्कार्सिटी अगर नहीं होगी तो नेचर को कभी भी कंजर्वेशन ऑफ वाटर करने के लिए नहीं जाना होता है। जैसे मान लीजिए हम ह्यूमन बीइंग है, हमें पानी की ज्यादातर शॉर्टेज नहीं होती है ना, कभी कभार होती है, तो नेचर को क्या कंजर्वेशन ऑफ वाटर करने की जरूरत है? नहीं है। और कंजर्वेशन ऑफ वाटर जो है आपके पास तभी हो पाएगा जब बेसिकली आपके पास कहीं ना कहीं नेचर को कंजर्वेशन ऑफ वाटर करने के लिए रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर करना पड़े। रीएब्जॉर्प्शन से मतलब क्या समझते हैं? मान लीजिए बॉडी से पानी एलिमिनेट होने वाला हो तो जबरदस्ती कर पानी को बॉडी के अंदर रोक लीजिए, यह हो गया रीएब्जॉर्प्शन, कि पानी एलिमिनेट होने वाला था, नेचर ने रोक दिया। अब रोक दिया तो बॉडी के अंदर ही रह गया, तो बॉडी से एलिमिनेट नहीं हुआ। तो मान लीजिए अगर सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर जो है पीने के लिए मिलता हो, तो क्या आपके पास नेचर को कंजर्वेशन करने के लिए जाना होगा? नहीं जाना होगा। अब सुनो फिर से, कॉर्टिकल नेफ्रॉन की क्वांटिटी ज्यादा, लूप ऑफ हेनले की लेंथ कम। लूप ऑफ हेनले की लेंथ एक्चुअली में डिसाइड करती है कि कंजर्वेशन ऑफ वाटर होगा या नहीं होगा। अब आपके पास जितनी ज्यादा बड़ी लूप ऑफ हेनले की लेंथ होती है उतना ज्यादा कंजर्वेशन ऑफ वाटर होता है, क्योंकि लूप ऑफ हेनले एक ऐसा रीजन है आपके पास नेफ्रॉन का जो आपके पास रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर में हेल्प करेगा।
री एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर में हेल्प करने वाला है। तो पानी आपके पास खींचकर लूप ऑफ हेनले से निकाल लिया जाएगा, बॉडी में इकट्ठा कर लिया जाएगा। अगर आपकी बॉडी को सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर जो है वो अगर पीने को नहीं मिलता है, क्लियर, अगर सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर पीने को मिलेगा तो बॉडी जो है एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वाटर को लगातार एलिमिनेट करती रहेगी, और इसीलिए नेचर ने कॉर्टिकल नेफ्रॉन की क्वांटिटी आपकी बॉडी में ज्यादा दे रखी है, क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ वाटर की मैक्सिमम टाइम पे जरूरत ही नहीं पड़ती है। क्लियर हो गया जी? हां जी, जक्स्टा मेडुलरी जो नेफ्रॉन होते देवेंद्र शक जी, तो कॉर्टिकल, हां ठीक है, जक्स्टा मेडुलरी जो नेफ्रॉन होते हैं, कंसंट्रेटेड यूरिन का मतलब समझिए पहले। जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन में कंसंट्रेटेड यूरिन से हम समझते हैं कि जो आपके पास यूरिन है उसका जो बेसिकली विस्कोसिटी होगी वो ज्यादा हो जाएगी। समझ आ रहे हैं? विस्कोसिटी ज्यादा है। अब विस्कोसिटी ज्यादा होने का मतलब समझ लो यहां पर, ठीक है? इसको मैं थोड़ी देर बाद फिर से एक्सप्लेन करूंगा, पर फिर भी अगर आपने क्वेश्चन यहां से पूछ लिया तो देखो मैंने क्या कहा था, लेंथ ऑफ द लूप ऑफ हेनले विल डिसाइड कि आपके पास कंजर्वेशन ऑफ वाटर होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। जितनी ज्यादा लंबी लूप ऑफ हेनले की लेंथ होगी। अगर आप 2024 की एमएनएस प्लस नीट की तैयारी कर रहे हैं तो बी पर्सोनिफाइड लेकर आया है बी पर्सोनिफाइड इंस्टेंट स्कॉलरशिप टेस्ट। इस टेस्ट के थ्रू आप हमारे 2024 के बैचेस के अंदर अप टू 90% जो स्कॉलरशिप है आप उसका जो फायदा है वहां पर उठा सकते हैं। स्कॉलरशिप टेस्ट के अंदर एनरोल करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए गूगल फॉर्म को आपको फिलअप करना है एंड आपको हमारी तरफ से हमारी कॉल का वेट करना है।